बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में, जहां तेजी से हालात बदल रहे हैं, हालात कुछ बिगड़ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ भारत की जो बातचीत या भारत के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहूंगा। वो बुनियादी तौर पे अपने अपने वतन, अपने मुल्क के लिए कि एक लेसन, एक सबक है। और सबक क्या है? वो ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में लीडरशिप की क्राइसिस है। आज आपको वो लीडर्स मुयस्सर नहीं हैं जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, आज़ादी के बाद, या बड़े मुखलिस लोग थे जो किसी वक्त में, वो आज नहीं रहे। और आगे आपके यहाँ जो लीडर्स हैं वो अपने अपने मकासद, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच लेके चले हुए हैं। अब ये सारा मसला आता क्यों है? मसला इसलिए आता है कि जब भी लोग मेरिट से हटके कोई लीडर चुन लें, या कोई भी ऐसे नारेबाजी हो जिससे कि वो मुतासर होके तो बाकी मामला सारे भूल जाएं कि एक लीडर में, अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी कौम के लिए कैसे कौम की खिदमत करनी चाहिए। अगर वो चीजें आप नजरअंदाज कर दें तो फिर लाजिम बात है कि आपके ऊपर ऐसा एक लीडर मुसल्लत होगा जो आपके, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और फिर मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा। भारत की मईशत बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी, हम सबको पता है। और भारत की मईशत के साथ साथ एक इंटरनेशनल क्लाउड भी था उस मुल्क का। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक शख्स जो आज वजीर आजम है, ये वही शख्स है जिसको एक वक्त पे दुनिया दहशतगर्द मानती थी और उसका कई मुल्कों में दाखिला मना था। उसको इजाजत नहीं थी क्योंकि वो टेररिस्ट को अपने मुल्क आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि उसने नफरतों की सियासत की, और वो अपने अवाम की एक दुखती रग समझ गया, एक नफसियाती प्रॉब्लम देख गया कि यहां पे अगर आपने हुकूमत करनी है, लोगों से वोट वसूल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक धमकी आमेज रवैया रखा जाए, और ये कहा जाए अपने अवाम को कि हम मजा चखा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये अवाम जो है वो सब कुछ भूल भुला के ये उस काम पे लग जाएंगे और इसको एक अच्छा लीडर समझना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि उसने ये देखा कि यहां पे चूंकि मेजॉरिटी हिंदू की है, तो हिंदू वोट पे मुझे इक्तफा करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी अकलियती वोट पे इक्तफा करूं, क्योंकि हिंदू बहुत मेजॉरिटी में है। लिहाजा उसने हिंदुत्व का साथ एक ड्रामा रचाया, और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरतों का जाल बिछ गया, सिखों के खिलाफ एक नफरतों का जाल बिछ गया, ईसाइयों के खिलाफ बिछ गया। यानी दूसरी कौमियतें जो हैं उनको उसने कुल्लियतन नजरअंदाज करके, तो जिस तरह भेड़ियों के आगे या शेरों के आगे नहीं फेंक देते, वो हशर कर दिया कि अकलियतों को ये जुल्म के लिए हिंदू कम्युनिटी के आगे फेंक दिया। अब हिंदू खुश है, हिंदू का वोट उसको मिलना शुरू हो गया, और इस तरह वो बड़े अच्छे मार्जिन से उसको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। पहले भी उसने 5 साल हुकूमत की, और फिर आपने देखा कि दोबारा वो इलेक्शन और खासी मेजॉरिटी से जीता। अब सूरत हाल ये है कि जो इन्हतात है वो क्या है। पहली बात तो ये कि वहां पे नफरतें फैल गईं। भारत अपने सेकुलरिज्म पे फख्र करता था, भारत में एक डाइवर्सिटी थी, कई जबानें, कई कौमें, लेकिन भारत हमेशा ये फख्र करता था कि हम सब वहां पे मिलके रह रहे हैं, और बड़ा हमारा एक इत्तफाक है। फसादात पाकिस्तान बनने के बाद काफी अरसे तक मुस्लिम कुछ फसादात होते रहे, लेकिन फिर दरमियान में एक वक्त अच्छा आ गया। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी ने अपने रंग दिखा दिए थे। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का जो वाकया हुआ वो बीजेपी ने करवाया था, और उसके बाद आप देखिए कि एक मजहबी मुनाफरत का किस्सा चल पड़ा। अब ये वो लीडर होते हैं जो कि अपने मफादात के लिए, अपने मुल्क के दूर के मफादात, आइंदा नस्लों के आने वाले मफादात, उनको नजरअंदाज करते हैं, और वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं जिसमें दानिशमंदी नहीं होती। और अगर लोग अहमकाना सोच रखें साथ और वो उनको वोट दे के पावर में ले आए, तो बस फिर उसके तबाही मचना शुरू हो जाती है। तो मजहबी मुनाफरत का खेल तो वहां शुरू हो गया था।
अब हुआ ये कि उसके बाद जब ये पिछले इनका पहला दौर था मोदी का, तो उसमें आपने देखा कि इन्होंने डीमोनेटाइजेशन वगैरह की। डीमोनेटाइजेशन से माली हालत लोगों की बिगड़नी शुरू हुई, करप्शन वहां बहुत बढ़ गई। अब करप्शन के साथ साथ वहां आपने देखा कि कई बैंक जो हैं वो अब इस सेकंड टेन्योर में आपने देखा कई बैंक जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए, और लोगों के पैसे खाए गए। कई मसाइल आम आदमी को, गरीब आदमी को वहां पे मिले। लेकिन इसके साथ साथ मजहबी इंतहा पसंदी फलती फूलती रही। आपने देखा कि गौ रक्षा जो पहले इतना उसका शिद्दत से जिक्र नहीं था, अब ये गौ रक्षा का किस्सा चल पड़ा। मुसलमानों को पकड़ के सड़कों पे गाय के गोश्त के नाम पे मारना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि यूपी में इनके चीफ मिनिस्टर हैं इसी बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। अब योगी साहब ने यह करतब दिखाया कि उन्होंने एक वहां पे एक फोर्स तैयार करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है, एक कानून बनाया है जिसके तहत एक फोर्स तैयार की गई है, और कानून बड़ा जबरदस्त है। उस कानून के तहत इस फोर्स को तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, और ये जिसको चाहे जाके उठा लें, बंद करवा दें। ना इनके एक्शन जो हैं वो किसी अदालत में चैलेंज किए जा सकेंगे, ना ही उनके एक्शंस को कोई वहां पे और अदारा काउंटर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 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 यूपी का जो यूपी की रियासत है, जहां नाथ हैं, ये योगी आदित्यनाथ जहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, वहां तो मारे गए लोग, क्योंकि वो एक पैरेलल फोर्स बन गई योगी साहब की अपनी, और वो लोगों को जिस तरह जी चाहे ट्रीट करे। अब ये यहां पे एक तो ये है कि अपनी हुकूमत मुखालिफ आवाजें बंद करनी, ये पूरे भारत में किस्सा चल निकला है। लेकिन यहां पे योगी साहब ने जो खास तौर पे किए, यूपी वो सूबा है जहां पे मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, लिहाजा यहां पे बुनियादी तौर पे मुसलमानों को एक रगड़ा देने के लिए, उनको मार पीट करने के लिए, या उनको जेलों में बंद करने के लिए ये इस तरह की फोर्स तैयार कर दी गई। और फोर्स का ये है कि उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। अब ये जंगल जंगल के कानून वाली बात है। लेकिन आप क्या करें, एक पार्टी इस किस्म की एक लीडरशिप आप ऐसी लेके आ गए हैं। वो वक्त था पहले, कभी योगी शोगी कभी आते थे हुकूमतों में, योगियों को तो कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, वहां पे हिंदुत्व का दौर है। इसी तरह बाहर आप देख लें अगर, तो मोदी साहब ने भी जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है वो ये है कि वहां पे कोई भी शख्स हुकूमत की मुखालफत में बात नहीं कर सकता। मीडिया में सिर्फ वही लोग हैं जो हुकूमत का राग गलापते रहते हैं। नतीजा ये कि अक्सर चैनल्स पे आपको हुकूमती पॉलिसीज की हमायत में धड़ाधड़ बातचीत, और जो मुखालफत थोड़ी सी करे या उसमें कुछ राय का इख्तलाफ रखे, उसके ऊपर मसला, उसको साथ ही पाकिस्तान का एजेंट, गद्दार वगैरह करार दे के उसके लिए मसले पैदा कर देंगे, और हो सकता है कि उसको उठा भी लिया जाए। और कई लोग, कोई एक्ट्रेसेस वगैरह, एक्टर, ये वो, कोई और कई बंदे जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ सोच रखते थे, उनको बंद किया गया। अब यही सोच जो है उसको हर जगह, यानी अगर सरकारी अदारों में ऑफिसर्स को जगह देनी है, अगर आपने हुकूमती ओहदों पे किसी को बिठाना है, तो वो वही लोग होंगे जो इनकी सोच से इत्तफाक रखते हों। ये चीज जो है ये भांप गए बहुत सारे लोग जजेस अदालतों के, लिहाजा उन्होंने भी रूप धारा, और 100% हिंदुत्व की हमायत में उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए। और नतीजा ये हुआ कि वो आज ओहदों पे, यानी अदालतों में भी उन्हीं को जॉब मिल गई या तरक्की मिल गई। और इसी तरह पुलिस में आप देख लीजिए, आर्मी में बिपिन रावत, उसने पिछले अपने एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके चूंकि जहन में था, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसको अजीत डोवल ने बनाया था, चूंकि उसके इलाके का रहने वाला था, उसके जिले का था, या उसकी हो सकता है कोई रिश्तेदारी भी हो, ताल्लुक हो। लेकिन ये एक चीज वाजे थी। बहरहाल उसने 3 साल इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया, सियासी तौर पे। कश्मीर की पॉलिसी को भी ले लें या बाहर भी पॉलिसी ले लें, आप देखिए कि बिपिन रावत जो है वो किस तरह सपोर्ट करता रहा है। यानी आप अब चाइना के मसले में देख लें कि एक सरीहन हुकूमत जो है वो, उसको भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा इलाका चला गया है, और ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें ये खतरा मौजूद था कि इस पे भारतीय पब्लिक ने अगर रिएक्ट किया तो ये ना हो कि मोदी की हुकूमत जाती रहे। तो फौज और ये मिल गए आपस में, और इन्होंने मिल के मोदी के सारे राज को छुपाया, और आज खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं चाइना के साथ, कोई चीज बाहर नहीं आ रही। और ये उसके कम हैं, ये जो इनके चीफ वगैरह है आर्मी के और एयरफोर्स वगैरह।